जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रसंग में सुनिए प्रथम अंग्रेज व्यापारी के भारत आने और ब्रिटिश सत्ता के यहाँ स्थापित होने तथा देश के आज़ाद होने से पहले अंतिम वायसराय के भारत आने की कहानी। चौबीस अगस्त 1600 के दिन सूरत के मामूली बंदरगाह में अंग्रेजों के व्यापारी जहाज हेक्टर ने लंगर डाला। भारत में अंग्रेजों ने पहली बार कदम रखे। हेक्टर का कप्तान था विलियम हॉकिंस। वह नाविक कम और लुटेरा अधिक था। वह सूरत से आगरा की ओर चला। वहां उसकी भेंट बादशाह जहांगीर से हुई, जो इतना धनवान और समर्थ था कि उसकी अपेक्षा इंग्लैंड की रानी मामूली सूबेदारिन से ज़्यादा नहीं ठहरती थी। जहांगीर ने अंग्रेजों का वह स्वागत किया कि यदि ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के 125 हिस्सेदारों ने उसकी अंश मात्र भी झलक पाली होती तो मारे द्वेषता के वे अपनी हिस्सेदारी छोड़ देते। स्वागत के अलावा जहांगीर ने एक शाही फरमान भी जारी किया, जिससे अंग्रेजों को मुंबई के उत्तर में अपनी कोठियां खड़ी करने और व्यापार चलाने की खुली छूट मिल गई। शीघ्र ही ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के 2 जहाज प्रति माह भारत आते और माल उतारने लगे। भारत का जो अनोखा माल वे इंग्लैंड ले गए वह खूब तेज दामों में बिका। कंपनी के भाग्यशाली हिस्सेदारों को 200% तक लाभ मिलने लगा। प्रारंभ में अंग्रेजों ने व्यापार न कि भूमि वाली नीति पर कार्य किया, लेकिन व्यापार और राजनीति हमेशा साथ साथ चलते हैं। भारतीय राजनीति से अंग्रेज अपने आप को ज्यादा दिनों तक अलग नहीं रख सकते थे। 23 जून सन 1757 के दिन रॉबर्ट क्लाइव नामक अंग्रेज जनरल ने 900 अंग्रेजों और 2000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को लेकर बंगाल के गांव प्लासी में एक भारतीय नवाब को हराया और भारतीय भूमि पर अंग्रेजों के आधिपत्य की शुरुआत हो गई। व्यापार न कि भूमि वाली नीति पलटकर भूमि न कि व्यापार का रूप ले बैठी। स्वाभाविक था कि भारतीय असंतुष्ट हो जाते। सन 1857 के गदर में यह असंतोष भारी उग्रता से प्रकट हुआ। गदर का सबसे बड़ा परिणाम यह रहा कि 258 वर्ष की लाभप्रद गतिविधियों के बाद ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी समाप्त कर दी गई। लगभग 30 करोड़ भारतीयों का भाग्य एक 39 वर्षीय महिला को सौंप दिया गया, जिसका नाम था रानी विक्टोरिया, और जिसके प्रतिनिधि के रूप में वायसराय ने आकर भारत पर शासन शुरू किया। इसके बाद से अंग्रेजों के मन में यह विश्वास जड़े जमाता गया कि गोरी अंग्रेज जाति श्रेष्ठ और ऊंची है, काले भारतीय नीच और मूर्ख है। उन पर शासन करने की जिम्मेदारी ईश्वर नामक रहस्यमय शक्ति ने अंग्रेजों के कंधों पर ही रखी है। अंग्रेज वह जाति है जो केवल जीतने और शासन करने के लिए पैदा होती है। 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति अत्यंत तीव्रता से बढ़ाई। नीच और मूर्ख भारतीयों पर शासन चलाने की दैवी जिम्मेदारी का वहन करने के लिए अंग्रेजों ने ICS इंडियन सिविल सर्विसेज अर्थात भारतीय सामान्य सेवा की स्थापना की, जिसमें 2000 अंग्रेज अधिकारी नियुक्त हुए। 10,000 अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय सेना सौंप दी गई। 30 करोड़ की जनसंख्या को अनुशासन में रखने के लिए 60,000 अंग्रेज सिपाही आदम के। उनके अतिरिक्त 2 लाख भारतीय सिपाही भारतीय सेना में पहले से ही थे। यदि अपवादों को छोड़ दे तो अंग्रेज अधिकारी अपनी योग्यता और भ्रष्टाचारहीनता का परिचय देते थे। वे पक्का फैसला करके घर से निकलते थे कि भारत के हितों की हर सूरत में रक्षा करेंगे, लेकिन समस्या केवल यह थी कि भारत के हितों की रक्षा कहाँ और कहाँ नहीं करनी है, इसका निर्णय वे भारतीयों को न देकर बल्कि स्वयं किया करते थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी वह दूरी, जिसे वे भारतीयों और स्वयं के बीच हमेशा बनाए रखते थे। भारतीयों पर शासन वे उनके साथ घुल मिल कर नहीं बल्कि उनसे दूर रहकर करते थे। उठते बैठते सोते जागते हर क्षण उन्हें यह याद रहता था कि वे एक ऐसी जाति के सदस्य हैं जो केवल जीतने और शासन करने के लिए पैदा होती है। इस जाति के 6,80,000 सदस्यों को प्रथम विश्व युद्ध ने मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही उनके सपने का टूटना शुरू हुआ, जो इस जाति का सबसे प्रिय सबसे लाडला सपना था, भारत, सोने की चिड़िया। यदि विश्व युद्ध में 6,80,000 अंग्रेज न मार दिए होते तो भारत के सीमांतों पर गश्त लगाने के लिए नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी तैयार खड़ी थी। जिलों और तहसीलों के हर छोटे बड़े सरकारी पद पर अंग्रेज आ जाते, लेकिन विश्व युद्ध ने उनका इतने बड़े पैमाने पर भक्षण किया कि वे तौबा बोल गए। सन 1918 के बाद इंडियन सिविल सर्विस में अंग्रेजों की भर्ती दिनों दिन कठिन होती गई। अंततः उन्हें भारतीयों की सेवाएं स्वीकार करनी पड़ी। 1947 के नववर्ष दिवस पर मुश्किल से 1000 अंग्रेज ICS में रह गए थे।
भारत की 40 करोड़ जनता को उन मुट्ठी भर अंग्रेजों ने न जाने कैसे अपने शासकीय क्षमताओं में जकड़। लंदन, जनवरी 1947। नॉर्थ ओल्ट हवाई अड्डे की उड़ान पट्टी पर सुबह की कच्ची धूप में माउंटबेटन का प्रिय जहाज यार्क MW 102 तैयार खड़ा था। माउंटबेटन का सारा सामान, कुल 66 नग, उसमें चढ़ाया जा चुका था। नए वायसराय की पत्नी ने विशेष चिंतित हुए बिना जूतों के पुराने डिब्बे जैसा दिखाई पड़ता एक नग हवाई जहाज के किसी रैक पर रख दिया था। उड़ान शुरू होने से पहले सहसा जांच की गई कि वह खास नग कहीं पीछे तो नहीं छूटा जा रहा। वायसराय की पत्नी को एकाएक याद न आया कि जूतों के पुराने डिब्बे जैसा वह नग उसने कहाँ रख दिया है। नग की खोज में हवाई जहाज के भीतर हंगामा सा मच गया। गनीमत रही कि रैक पर रखे उस डिब्बे पर शीघ्र ही किसी की नजर पड़ गई। उसमें दरअसल वह हीरो जड़ा मुकुट था जिसे लेडी माउंटबेटन उस वक्त पहनने वाली थी जब भारत में उसके पति को वायसराय की शपथ दिलाई जाएगी। एक तरफ वे सारे तमाम दस्तावेज पड़े थे जो आगामी अत्यंत दुष्कर महीनों में वायसराय का मार्ग निर्देशन करने वाले थे। जो दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण था वह मात्र 2 पृष्ठों पर फैला हुआ था और उस पर क्लीमेंट एटली के हस्ताक्षर थे। लुई माउंटबेटन ने अपना भारतीय अभियान किन किन शर्तों पर स्वीकार किया है उसका तेज तर्रार वर्णन उसमें किया गया था। आज तक किसी वायसराय को उतनी शक्तियां नहीं दी गई थी जितने इस अंतिम वायसराय को। इसके बावजूद यह वायसराय अपने जहाज के नज़दीक टहलता हुआ बुदबुदा रहा था, आखिर हम भारत जा रहे हैं, मैं जाना नहीं चाहता, वहाँ कोई मुझे बुलाना नहीं चाहता, शायद हमें जल्दी ही लौटना पड़े, तब कहीं हमारी पीठें गोलियों से छलनी न हो चुकी हो। यार्क MW 102 की पूरी जांच जब हो गई तो माउंटबेटन ने उसमें प्रवेश किया। युद्ध के खास दिनों के 2 खास दोस्त व्यक्तिगत कर्मचारियों में उसके साथ भारत जा रहे थे। यार्क में प्रवेश से पहले ही माउंटबेटन की बुदबुदाहट उन दोनों ने सुनी। जवाब किसी के पास नहीं था। माउंटबेटन उस महान अभियान की पूर्णाहुति के लिए चल पड़ा था जिसका प्रारंभ लगभग 350 वर्ष पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस नामक एक अंग्रेज ने उस वक्त किया था जब उसके जहाज हेक्टर ने भारत पहुंचकर सूरत के बंदरगाह में लंगर डाला था। जय हिंद।